हेलो एवरीवन। ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। उसके अलावा एक ओवरव्यू देखा था कि ओवरऑल डेफिनेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की होती क्या है। इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो ये है, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज़ या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ये क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन टास्क। सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट या कंपोनेंट्स है जो कि एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स लिखा है। अब ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, उसे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसे चाहिए होगा डेवलपर्स की एक टीम। ठीक है, तो ये जो टीम है, जो ढेर सारे डेवलपर्स होंगे जो एक साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, तो वो क्या है? वो सारे कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वही सब मिलके एक साथ काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, उस कॉमन टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यही होते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारा सीपीयू है। सीपीयू के हर एक कंपोनेंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड, रैम या हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब एक साथ मिलके सही से काम करेंगी, तभी हमारा सिस्टम अपने टास्क को या सही से चलता है या अपने टास्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है तो हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। ये जो वर्ड है सिस्टम, सिस्टम वर्ड सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ नहीं होता है। इसे आप एक कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो भी तो एक सिस्टम ही है ना। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी साथ में मिलकर काम करते हैं अपने कंपनी के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम वर्ड का काम ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किसी हार्डवेयर से लिंक कर देंगे आप या किसी सॉफ्टवेयर से लिंक कर देंगे। वो काफ़ी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो वो सारी एंटिटीज़ जो एक साथ मिलके काम करती हैं किसी एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो एक सिस्टम फॉर्म करती हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम में क्या प्रॉपर्टीज या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लेस्ड होनी चाहिए। फिलहाल के लिए अभी हर टॉपिक को सिर्फ ब्रीफली देखेंगे, इसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, यानी कि चीज़ों को किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है, एक साथ टाई किया गया है, बांधा गया है। इसके बाद आता है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ आपस में किस तरीके से मेल जोल रखती हैं, मिलती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं या डेटा शेयर करती हैं। तो ये चीज़ होती है इंटरैक्शन। इसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, काम के लिए, तो वो होता है इंटरडिपेंडेंस। और इसके बाद आता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सिस्टम का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब इन सभी टॉपिक्स को ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। इट इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि चीज़ों में स्ट्रक्चर और ऑर्डर होना चाहिए। स्ट्रक्चर और ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हर चीज़ एक सही जगह पे प्लेस्ड होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ठीक है, किस ऑर्डर में रखनी है, किसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता है, फिर प्रोसेसिंग यूनिट आती है और उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इन तीनों का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इनमें से किसी भी चीज़ को आगे पीछे नहीं कर सकते आप। मान लीजिए इनपुट देने के बाद ही प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले आउटपुट मिल जाए, बाद में प्रोसेसिंग हो, फिर हम इनपुट दें। ठीक है, तो यही चीज़ हो रही है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एलिमेंट शुड बी वेल अरेंज्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने तय किया है उसको पूरा करने के लिए चीज़ों का सही से अरेंज होना, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि है इंटीग्रेशन। इट इम्प्लाइज हाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर टाइड टुगेदर। इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट करने का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को मिलाकर एक कर देना। ठीक है, उन्हें जोड़ देना, उनको टाई कर देना आपस में, ठीक है, बाइंड कर देना। इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सिस्टम में। अगर चीज़ें इंटीग्रेटेड या जुड़ी हुई नहीं होंगी, आपस में टाइड नहीं की गई होंगी सही से, तो क्या होगा? वो सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा। ना तो वो दूसरे सब सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और ना ही डेटा शेयरिंग कर पाएगा। तो ऐसे सिस्टम के मॉड्यूल्स बेकार हो जाएंगे। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो सीपीयू से काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अगर सही से जुड़ी नहीं होंगी तो क्या ये सही से काम कर पाएंगी? क्या आपस में डेटा शेयरिंग कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसलिए इंटीग्रेशन का होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर विद इन द सिस्टम इवन दो ईच पार्ट परफॉर्म्स अ यूनिक फंक्शन। ठीक है, सिस्टम के अंदर हर पार्ट का आपस में एक साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है, भले ही हर पार्ट का अलग अलग अपना यूनिक फंक्शन हो, अलग फंक्शन हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस खराब हो गए। ठीक है, तो क्या आप प्रोसेसिंग यूनिट का कुछ कर पाएंगे या आउटपुट डिवाइस का कुछ कर पाएंगे? नहीं, ये दोनों भी बेकार हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट खराब हो गया,
तब इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या करेंगे? मान लीजिए आउटपुट डिवाइस ही खराब हो गया, तो कहने को सारी चीज़ें भले ही अलग-अलग टास्क परफॉर्म कर रही हैं, इनपुट डिवाइस का आउटपुट डिवाइस से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी एक डिवाइस फेल होता है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो सिस्टम में होनी चाहिए वो है इंटरैक्शन। इट इम्प्लाइज मैनर इन विच द कंपोनेंट्स ऑपरेट विद ईच अदर। ये बताता है कि किस तरीके से कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे इंटरैक्शन का होना भी ज़रूरी होता है, यानी कि सही से मिलजुल कर काम करना। चौथी प्रॉपर्टी है इंटरडिपेंडेंस। इंटर मतलब होता है बिटवीन और डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भर होना। इसका मतलब देख लेते हैं। इट इम्प्लाइज हाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर। इंटरडिपेंडेंस बताता है दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसीज कैसी है, ठीक है, वो किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी आगे के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक अच्छी डिपेंडेंसी का कंप्यूटर सिस्टम में होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आप कंप्यूटर सिस्टम क्या किसी भी तरह के सिस्टम हो, कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर फुल्ली डिपेंडेंट है तो बेकार है, अगर एकदम इंडिपेंडेंट काम कर रही है तो भी बेकार है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज होती ही है हमेशा, और इनका होना भी ज़रूरी है लेकिन सही तरीके से, ठीक है। जैसे आउटपुट डिवाइस निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है प्रोसेसिंग यूनिट पर, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग नहीं मिलेगा तो आउटपुट डिवाइस काम नहीं कर सकता अपना, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरडिपेंडेंस का भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कंपोनेंट्स मस्ट बी वेल लिंक्ड एंड दे मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब यहाँ पे बात हो रही है वेल लिंकिंग की, यानी कि कंपोनेंट्स को सही से जोड़ा जाए, ठीक है। उसके अलावा दे मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, यानी कि आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, यानी कि इंटरैक्ट करने चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। डेटा का जो है सेंडिंग और रिसीविंग अच्छे से होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है इंटरडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द आउटपुट ऑफ वन सबसिस्टम मे बी रिक्वायर्ड बाय अदर सबसिस्टम एज इनपुट। अब डिपेंडेंसी होती ही इसी वजह से है ना, आप किसी पर निर्भर होते हो किसी न किसी तरह के काम के लिए, ठीक है। तो हो सकता है एक सबसिस्टम ने कोई आउटपुट निकाला हो, वो दूसरे कंपोनेंट या दूसरे सबसिस्टम के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, जिसको लेकर वो आगे काम करेगा, आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सेंट्रल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी कंपोनेंट जो भी काम कर रहा है, यानी कि जितने भी हमारे अंडर कंपोनेंट हैं या सब सिस्टम्स हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, वो ले देकर उनका पूरा काम इकट्ठा जब होगा तो एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे ले दे के सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसी को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस है। अब ये तो एक बात हो गई कि हमारे सिस्टम का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी ओर वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी ओर उसे काम करना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट मींस द यूजर मस्ट नो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इन द अर्ली फेज फॉर सक्सेसफुल डिजाइन एंड कन्वर्जन। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे यूजर्स को पहले ही पता होना चाहिए, जिससे वो अच्छा डिजाइन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, उस पर सही से काम कर सकें, जो भी हमारे सिस्टम का एम होगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के क्या क्या हिस्से होते हैं। तो बेसिकली सिस्टम के 6 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इनपुट्स एंड आउटपुट्स का, जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। दूसरा होता है प्रोसेसर का, जो प्रोसेसिंग करता है। तीसरा कंट्रोलिंग का। चौथा फीडबैक, ठीक है। पांचवा होता है बाउंड्रीज और इंटरफेसेस का। और छठा होता है हमारा इन्वायरमेंट। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम का डायग्राम है। एक सिस्टम में यहाँ से इनपुट जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलेगा, और उसके बीच में होता है प्रोसेसर जो कि इनपुट की प्रोसेसिंग करेगा जिससे हमें आउटपुट डिजायर्ड मिल सके या हमारे मन का मिल सके, ठीक है। अब इन तीनों को कंट्रोल करता है कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इन तीनों को कंट्रोल करता है कि ये किस तरीके से काम करने चाहिए। प्रोसेसर का काम सिर्फ प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सिस्टम से जो आउटपुट निकलता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं फिर यूजर्स के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है, यानी कि अपनी बाउंड्रीज के बाहर भेज देते हैं हम लोग, हमारे सिस्टम की जो भी बाउंड्री है उसके बाहर भेज दिया। अब उसका फीडबैक देते हैं यूजर्स, नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी हो, फिर उसको एज अ इनपुट रीड किया जाता है, उसमें फिक्स किए जाते हैं चीज़ों को, उसको और बेहतर बनाया जाता है। अब चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई हार्डवेयर हो या कुछ भी हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एक इन्वायरमेंट के अंदर काम करती हैं। इन्वायरमेंट यानी कि हमारे बाहर का माहौल, ठीक है। सिस्टम जहाँ पे है उससे बाहर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स की। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारी किसी भी तरह की कंपनी है उसमें जा रही है, ठीक है, उसे कहते हैं इनपुट। वो एज अ इनपुट ट्रीट किया जाता है। उसके बेसिस पे उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको जब डिस्प्ले करते हैं, या जो भी आउटकम होता है उसे कहते हैं हम आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो सभी जानते हैं कि इनपुट लेता है वो, जो भी हम कीबोर्ड या माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं,
ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की। एक कंपनी है, मान लेते हैं, उसका काम है सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। तो एक कस्टमर उसके पास गया, उसने कहा कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अब कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसको जिस भी तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो क्या हो गया, उस कंपनी के लिए इनपुट हो जाएगा। इसके बाद वो इस इनपुट पे काम करती है, यानी कि उसको प्रोसेस करती है, और उसके बाद एक आउटपुट देती है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके दे देती है। तो वो होता है आउटपुट कंपनी का। थर्ड पॉइंट कह रहा है द मेन एम ऑफ अ सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज यूजफुल फॉर इट्स यूजर्स। कॉमन सी बात है, किसी भी तरह का सिस्टम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी क्यों ना हो, उसका काम यही होता है कि एक इनपुट लेना और उसके बिहाफ पर आउटपुट देना। बिना इनपुट एंड आउटपुट के वो सिस्टम बेकार है, जो इनपुट नहीं ले रहा है या आउटपुट नहीं दे रहा। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा प्रोसेसर। इसका काम होता है इनपुट को प्रोसेस करना, जिससे एक यूजफुल आउटपुट हमें मिल सके। तो पहला पॉइंट यही चीज कह रहा है कि इट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू यूजफुल आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन ऑपरेशनल एलिमेंट, यानी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला एलिमेंट है, यानी कि इस एलिमेंट का काम होता है कि किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना या टास्क परफॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट में मॉडिफाई द इनपुट आइदर टोटली और पार्शियली डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेसर है, वो इनपुट को या तो टोटली पूरी तरह से, या तो पार्शियली यानी कि उसके कुछ पोर्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, किसके हिसाब से, आउटपुट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, यानी कि जैसा भी डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए होगा, उसके हिसाब से वो इनपुट को भी मॉडिफाई कर सकता है चाहे तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कंट्रोल, जिसका काम होता है कंट्रोलिंग करना या फिर गाइड करना हमारे सिस्टम को। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा ये, और या फिर गाइड करेगा। तो दिस एलिमेंट गाइड्स द सिस्टम, यानी कि ये इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट को, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उनको ये कंट्रोल क्या करता है, गाइड करता है। तो हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे इनपुट का हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे आउटपुट हो, इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज अ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट दैट कंट्रोल द पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज गवर्निंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये एक डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है, जिसका काम होता है हमारे इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट के लिए रूल्स या कुछ पैटर्न डिजाइन कर देना, जिसके हिसाब से ये लोग काम करेंगे। इससे पहले हमने एक एग्जांपल दिया था, जिसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी, जिसका काम था सॉफ्टवेयर डिजाइन करना कस्टमर के नीड के हिसाब से। ठीक है, तो उस कंपनी का जो मैनेजर होता है, उसी को हम कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करता है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए। ठीक है, किस तरीके के प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर पाएंगे, या किस तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन सब चीजों की स्टडी वो करता है, उसे नॉलेज होती है। ठीक है, उसी हिसाब से वो पूरे सिस्टम को चलाता है, उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट को हैंडल करता है या लेता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फीडबैक। जब कंपनी या हमारा कोई भी सिस्टम, ठीक है, एक आउटपुट जनरेट करता है, तो उसको हम अपने डिजायर्ड आउटपुट से मैच कराते हैं, यानी कि जैसा हमने सोच के रखा था, क्या वैसा आउटपुट आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो उस चीज को मैच कराई जाती है, और उसके बिहाफ पर हम उस सॉफ्टवेयर पर कमेंट करते हैं या उस आउटपुट पर कमेंट करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कमेंट किया, वो सारी चीजें एज अ फीडबैक ट्रीट की जाती है सिस्टम के लिए। ठीक है, वो सिस्टम उसको एज अ इनपुट लेता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो भी उसके लिए इनपुट है, अगर नेगेटिव फीडबैक दोगे तो भी उसके लिए इनपुट है। तो इस पॉइंट में वही चीज लिखी है कि द आउटपुट इज चेक विद द डिजायर्ड आउटपुट सेट। आउटपुट को चेक किया जाता है जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट सेट था उससे, एंड देन नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन फॉर अचीविंग द आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड। उसके बाद वो सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट है हमें एज पर द स्टैंडर्ड, यानी कि वही सेम चीज कि डिजायर्ड आउटपुट जैसा हमें मिल सके, जो भी हमने स्टैंडर्ड चेक किया था या सोच के रखे थे कि इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा, तो उस हिसाब से उसको बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द पॉजिटिव फीडबैक इनकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है। ठीक है, और इनकरेज करता है, जिससे वो अच्छे से काम कर सके। थर्ड पॉइंट है नेगेटिव फीडबैक इज इन्फॉर्मेशनल इन नेचर, यानी कि नेगेटिव फीडबैक जो भी होता है, जैसे हम नेगेटिव कमेंट देंगे, तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशनल होता है नेचर में। इसको क्या करती है, वो एज अ इनपुट ट्रीट करती है, और इसके बिहाफ पर अपने सिस्टम को और अपग्रेड करने की, अपडेट करने की कोशिश करती है, जिससे उसका सॉफ्टवेयर या उसका जो भी आउटपुट है वो और बेहतर हो सके। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। सिस्टम जिस भी लिमिट के अंदर काम करता है, जिस भी दायरे के अंदर वो काम करता है, वो उसकी बाउंड्रीज होती हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट एक बॉक्स के अंदर है, तो ये क्या है, उसकी बाउंड्री है या लिमिट्स है, जिसके अंदर ये काम कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल और फीडबैक को बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए, फीडबैक की बात करें तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आउटपुट हमारा सिस्टम की जो रेंज है उसके बाहर जाए, बाउंड्री के बाहर जाए, उसको यूजर्स यूज करेंगे, उसके बिहाफ पे फीडबैक देंगे। तो इस वजह से सिस्टम की बाउंड्री के बाहर के भी यूजर्स यूज कर सकते हैं उसको, इसलिए फीडबैक को हमने बाहर रखा है। कंट्रोल वाला एलिमेंट पूरे सिस्टम को गाइड तभी कर पाएगा जब उसको आसपास के माहौल की जानकारी होगी। ठीक है, वो आसपास के इन्वायरमेंट को देख के चलेगा, मार्केट को देख कर चलेगा, तभी वो कंप्यूटर को या किसी भी तरह के सिस्टम को
गाइड कर पाएगा। पहला पॉइंट कह रहा है द बाउंड्रीज आर द लिमिट्स अंडर विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर। बाउंड्रीज वो लिमिट्स होती हैं जिसके अंडर कंपोनेंट्स जो भी होते हैं हमारे सिस्टम के, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग या आउटपुट, ये सब चीजें इंटरैक्ट करती हैं, आपस में मिलजुल के काम करती हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ईच सिस्टम हैज बाउंड्रीज दैट डिटरमाइन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि हर सिस्टम की एक बाउंड्री होती है दैट डिटरमाइन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, यानी कि जो बताती है कि उसका कंट्रोल कितने दायरे के अंदर है और उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कितने दायरे के अंदर, किस रेंज के अंदर रहेगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है द इंटरकनेक्शन एंड द इंटरैक्शन बिटवीन द सब सिस्टम्स इज नोन एज इंटरफेस। इंटरकनेक्शन का मतलब होता है आपस में कनेक्शन का होना, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्शन का होना। और इंटरैक्शन का मतलब होता है कि वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये इंटरैक्शन और इंटरकनेक्शन का होना दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स के बीच में, इसी को इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है आसपास का माहौल। सिस्टम की बाउंड्री के बाहर जितनी भी चीजें होती हैं वो इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। सिस्टम की बाउंड्री के बाहर जो भी चीजें होती हैं, जैसे जो फीडबैक होता है वो यूजर्स वगैरह देते हैं, ठीक है, तो यूजर्स इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गए, ना कि सिस्टम का, ठीक है। हाँ, सिस्टम के एलिमेंट एक तरह से तौर पे ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपका बताता है कि आपका सिस्टम किस तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। द थिंग्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इन्वायरमेंट, ठीक है, वो सारी चीजें जो बाउंड्री के बाहर होती हैं उसे क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट स्ट्राइक ऑन द सिस्टम, ठीक है, ये सोर्स होता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई यूजर जॉब के लिए अप्लाई करता है सिस्टम में, तो वो सिस्टम के बाहर से आता है, ना कि सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद होता है, ठीक है। तो वही चीज कही जा रही है यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल एलिमेंट है वो स्ट्राइक करता है इन्वायरमेंट की हेल्प से, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में ही रहता है, इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है। चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, जैसा कि अभी हमने कहा, इन्वायरमेंट बदलेगा तो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है।